3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला है। पश्चिम बंगाल की चारों सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया है। मंडी की 1 लोकसभा सीट समेत 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। मंडी संसदीय सीट से पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा ने चुनाव जीत लिया है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के एलनाबाद विधानसभा सीट पर आईएनएलडी के अभय चौटाला ने जीत दर्ज की है। तो वहीं शिवसेना ने दादर और नागर हवेली की लोकसभा सीट पर कब्जा कर लिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब शिवसेना ने महाराष्ट्र से बाहर लोकसभा चुनाव जीता। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को झटका लगा है। कांग्रेस ने मंडी लोकसभा सीट के साथ ही तीनों विधानसभा सीटों पर कब्जा कर लिया है। मंडी लोकसभा सीट से पूर्व सीएम वीरभद्र की पत्नी प्रतिभा सिंह ने जीत दर्ज की है। प्रतिभा सिंह ने बीजेपी के उम्मीदवार रिटायर्ड ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह को 8,766 वोटों से हराया। अर्की विधानसभा सीट पर कांग्रेस के संजय अवस्थी, फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया और जुब्बल कोटखाई सीट पर कांग्रेस के रोहित ठाकुर जीते हैं। जुब्बल कोटखाई सीट पर तीसरे नंबर पर रही बीजेपी, जबकि मंडी लोकसभा सीट और जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट बीजेपी के पास ही थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने माना है कि प्रदेश में बीजेपी की हार की वजह महंगाई रही। मैं अपने आप स्वीकार करता हूं क्योंकि मैं बतौर मुख्यमंत्री सारे इस कैंपेन को लीड कर रहा था और मैं इस जिम्मेदारी को लेता हूं, सहज रूप से लेता हूं, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी हाईकमान ने हमारे ऊपर सौंपी और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करते हुए हमसे जो कमी रही है उसको सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए। मुझे तो सिर्फ इतना कहना है। देखो, महंगाई के बारे में मैंने कहा ग्लोबल इशू है, महंगाई का इम्पैक्ट आज की तारीख में है, लेकिन उसके बावजूद में मैं कह रहा हूं कि भाई यही मात्र एकमात्र इसको हम कह रहे हैं कि यही एकमात्र मुद्दा है, इसके कारण ये रही है। लोकतंत्र का गला घोंट के मोदी जी जिस तरह से शासन कर रहे हैं और दूसरी ओर राहुल गांधी जी है, हर दिन जनता की समस्याओं पे आवाज उनकी बनते हैं। महंगाई की मार लोगों के ऊपर जिस तरह से पड़ रही है, दीपावली का जैसे गिफ्ट देते हो उस तरह से गिफ्ट तो नहीं पर लूट करने की साजिश जैसे हो। एलपीजी के दाम जिस तरह से कॉमर्शियल के बढ़ाए, पेट्रोल डीजल के दाम कभी किसी प्रधानमंत्री की उम्र के ऊपर नहीं गए थे। ये पहले प्रधानमंत्री है जिसकी उम्र से कहीं ऊपर पेट्रोल डीजल के दाम। उपचुनाव में कांग्रेस की जीत को राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं की जीत बताया है। राहुल ने ट्वीट कर कहा, क्या लिखा? कांग्रेस की हर जीत हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। नफरत के खिलाफ लड़ते रहो, डरो मत। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और जीत का श्रेय अपने कार्यकर्ताओं को दिया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटें जीती हैं। हिमाचल के कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला से बात की हमारे सहयोगी सुमित दुबे। इसके रिजल्ट आ चुके हैं। हमारे साथ राजीव शुक्ला हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले हिमाचल की बात, आप इंचार्ज हैं हिमाचल के। एक तरीके से कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर दिया है, जबकि नॉर्मली देखा जाता है बाई इलेक्शंस में जो सत्ताधारी पार्टी होती है वही जीत हासिल करती है। क्या इसकी बड़ी वजह रही? नहीं, आपका विश्लेषण एकदम सही है कि अमूमन मतलब ज्यादातर यही होता है कि सत्तारूढ़ दल उपचुनाव ले जाती है और इसमें कई राज्यों में बंगाल वगैरह सब जगह लिया, लेकिन ये हिमाचल ने कमाल करके दिखाया। हिमाचल की जनता ने भाजपा के खिलाफ वोट दिया और लोकसभा में भी और विधानसभा में। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के खिलाफ वोट भी है और राज्य सरकार के खिलाफ भी वोट है। ये एक बहुत बड़ा संकेत बीजेपी को है और आगे आने वाली राजनीति के लिए कि जो है लोग अब बीजेपी के खिलाफ हो रहे हैं। हिमाचल का चुनाव जो है उसने बहुत बड़ा संकेत दिया। एक जगह भाजपा की जमानत जब्त करा दी है। आपको ज्यादा वक्त नहीं हुआ इंचार्ज बने हुए, जब आपको इंचार्ज बनाया गया और आप वहां गए तो आपको क्या एहसास था इस बात का कि इस तरीके के थंपिंग रिजल्ट आएंगे? बिल्कुल नहीं था उस समय एहसास, लेकिन उसके बाद जो एकता, सारे कांग्रेस नेताओं की एकता हुई, सबने मिलजुल के एक साथ सबके लिए काम किया
और जो भी संसाधन थे उनकी व्यवस्था के कैंडिडेट का सिलेक्शन बहुत अच्छा हुआ सबकी सहमति से। इन सब की वजह से लोगों में और जनता के बीच में लगातार जो आंदोलन हुआ उसका असर पड़ा। भाई इलेक्शंस में थोड़े थोड़े अच्छे रिजल्ट भी आए हैं, जैसे राजस्थान में 2 सीट्स आपने जीती हैं, कर्नाटक में भी सीट जीती। क्या आपको लगता है कि जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठा रही है लगातार, चाहे महंगाई के हों या फिर बेरोजगारी के हों, करप्शन के हों, क्या वो अब जनता पर असर हो रहा है उन मुद्दों का? निश्चित रूप से उनका असर हो रहा है, जनता पर निश्चित रूप से उसका असर हो रहा है और लोग परेशान हैं, लोग त्रस्त हैं महंगाई से, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से, गैस के दाम बढ़ने से, आम खाने के सामान के दाम बढ़ने से लोग परेशान हैं। और आने वाले समय में मैं अपनी टीम के साथ बैठकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ स्टेट का जो हमारा पार्टी का संगठन है उनके साथ बैठकर अगली रणनीति पर काम करेंगे और निश्चित रूप पर हम यहाँ लोगों की सेवा करने के लिए निकले हैं तो सेवा करेंगे और जो भी आगे होगा उससे निश्चित रूप पर पार्टी जो भी मुझे दिशा निर्देश देगी उसके ऊपर काम करेंगे। विषयों के ऊपर चर्चा होगी और जो भी बात रही होगी, पार्टी भी यहाँ चुनाव लड़ा रही थी, जहाँ संगठन बैठा था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए और विश्लेषण समझने के लिए कि ये हार किस चीज का संकेत है, क्या महंगाई की वजह से हारी बीजेपी। 2 वरिष्ठ सहयोगी हैं, अरविंद मोहन जी हमसे जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ अजीत मंडोला जी हमसे जुड़ रहे हैं। अरविंद जी पहले आपके पास आता हूं। हिमाचल में क्योंकि चुनाव है, लोकसभा का चुनाव था, विधानसभा का 3 था, क्या ये कांग्रेस की जीत मानी जाए या फिर वीरभद्र सिंह जो कि अब इस दुनिया में नहीं है उनके प्रति सिंपैथी मानी जाए हिमाचल की? अरविंद जी। नहीं, जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं चुनाव के बाद वो बात अपने आप में काफी मजबूत है। तो मुझे लगता है बीजेपी के अंदर वो मुद्दा चर्चा में जरूर आएगा कि महंगाई से परेशानी है, बेरोजगारी से परेशानी है, कोरोना पीरियड के कष्ट को लोग याद कर रहे होंगे, वो सब उस मसले हैं। नहीं तो आमतौर पे बाई इलेक्शन जो भी शासन में होता है उसके हक में जाता है, बहुत ज्यादा उसके नतीजों का अर्थ नहीं निकालना चाहिए। लेकिन जिस तरह से रिजल्ट आए हैं मध्य प्रदेश छोड़ के बाकी जगह बीजेपी के लिए जरूर थोड़ा टेंशन उनके लिए होगा और फिर वो उनको ये मसले सोचने होंगे। और अगर मुख्यमंत्री एक कह रहा है जिसके यहाँ नतीजे सबसे ज्यादा उल्टे आए हैं तो ये पार्टी के लिए सोचने की बात है। आप बंगाल में देखिए 2 जीती हुई सीटें निकल गई, बिहार में भी अभी जो जीत मिली है नीतीश कुमार को वो मेरे ख्याल से लगभग सारे लोगों के विरोध के बावजूद है। और आरजेडी और लालू जी के लिए भी एक सबक है कि अभी आप इतने मजबूत नहीं हुए हैं कि अकेले चुनाव जीतें, क्योंकि जो जीत का मार्जिन है और कांग्रेसी कैंडिडेटों को वोट आया है वहाँ, एक सीट तो कांग्रेस की थी जो वो लड़ी हुई थी। ठीक है, और हमारे साथ लालू जी ने। ठीक है सर, हमारे साथ अजीत मंडोला जी भी। अजीत जी, एक तो राजस्थान में जो बार बार कहा जा रहा था कि शायद अशोक गहलोत का जादू खत्म हो गया है, इन फाइटिंग बहुत है, दोनों सीट राजस्थान में कांग्रेस के खाते में आई है, लेकिन अलार्मिंग बेल बिहार की है। बिहार में लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि जमानत जब्त हो जाएगी, कांग्रेस से अलायंस करने का कोई फायदा नहीं होगा। कन्हैया कुमार को भी उतार के देख लिया गया, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ कांग्रेस को। नहीं रजत, देखो अब बिहार का जो चुनाव परिणाम आया है इसमें कांग्रेस ने जो घोषणा करी कि हम अलग होंगे आरजेडी से, कहीं न कहीं इस मुद्दे पर राजनीति गरमाएगी। और बिहार में जेडीयू ने एक अच्छा प्रदर्शन करा है, नीतीश कुमार ने अपना जो परफॉर्मेंस है उसमें अपने को दोहराया है, कहीं ना कहीं ये आरजेडी के लिए बड़ा झटका है। और दूसरा, जहां तक राजस्थान की बात है, राजस्थान में मेरा ही मानना है कि जो अभी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें अधिकांश मुख्यमंत्रियों के राज्यों में ठीक ठाक प्रदर्शन हुआ है, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन जो एकमात्र चिंता का विषय बीजेपी के लिए है, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल से है, वहां पे बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से अजीत जी आप भी और अरविंद जी आप भी हमारे साथ रहिए, वापस आएंगे और समझेंगे आगे का विश्लेषण क्या है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार होने के बाद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को कांग्रेस ने झटका दिया है। कांग्रेस ने रैगांव विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की है, खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत तय है, वहीं जोहट और पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। मित्रों, जो परिणाम मध्य प्रदेश में उपचुनाव में आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जैसा जन समर्थन जनता ने दिया है वह अद्भुत भी है और अभूतपूर्व भी है।
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जादू बरकरार है। टीएमसी ने चारों सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। दिनहाटा, शांतिपुर, खरदा और गोसावा सीट पर टीएमसी ने कब्जा कर लिया है। इनमें दिनहाटा और शांतिपुर सीटें अप्रैल मई में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव जीता था, लेकिन टीएमसी ने उन पर भी कब्जा कर लिया है। 3 सीटों पर तो टीएमसी के उम्मीदवारों ने बीजेपी को 1 लाख वोटों से ज्यादा के अंतर से हराया है। बंगाल में चारों सीट जीतने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर जीत की खुशी जताई। क्या ट्वीट किया? जनता ने नफरत की राजनीति को नकार दिया और विकास की राजनीति का समर्थन किया है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल ने जीत के बाद ये ट्वीट किया। हर बार यहाँ बाई इलेक्शन ऐसे ही होता है, पुलिस वोट कराती है। जहाँ हमारे कैंडिडेट को अपना वोटिंग करने नहीं दिया जाता है, जहाँ बीजेपी को ना गाड़ी देते हैं, ना माइक देते हैं, ना रहने के लिए होटल देते हैं, और वहाँ पर ऐसा ही रिजल्ट होता है, क्योंकि सामान्य जनों का जो इच्छा वो प्रतिफलित नहीं होती है। बंगाल के बाद बात हरियाणा की। हरियाणा की एलनाबाद विधानसभा सीट पर इनेलो के अभय चौटाला ने जीत दर्ज की है। अभय चौटाला से बात की हमारे सहयोगी रवि जांगड़ा ने। करार दिया है, किस तरह से जश्न? कुछ लोग कह रहे थे चुनाव जब शुरू हुआ था कि अब की बार 2 दिवाली आएंगे, उनकी दिवाली तो मायूसी में बदल गई। आज किसान जो है वो दीपावली मना रहा है। ये जीत मेरी नहीं, ये जीत किसानों की है। आज कृषि के 3 काले कानूनों के खिलाफ मैंने इस्तीफा दिया, और जब चुनाव की मुहिम शुरू करी तब भी मैंने खुल के ये कहा था कि चुनाव 3 कृषि के काले कानूनों के खिलाफ। एक चौंकाने वाला नतीजा भी आया। जी हां, दादर नागर हवेली लोकसभा सीट शिवसेना ने जीत ली है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब शिवसेना ने महाराष्ट्र से बाहर कोई भी लोकसभा सीट जीती। हमारे साथ 2 खास मेहमान अरविंद जी और अजीत मंडोला जी मौजूद हैं। मंडोला जी, पहले आपके पास आएंगे। हरियाणा में जो चुनाव हुआ, हालांकि गढ़ माना जाता है एलनाबाद, वहां पर बीजेपी को वोट ठीक मिला और कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी वहां पर हुई। क्या संदेश है? जो ये फार्म लॉस हैं जिसको लेकर चौटाला साहब ने इस्तीफा दिया था, वो अभी भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा है हरियाणा में? नहीं, हरियाणा में एकदम किसानों का मुद्दा बड़ा होता ही है। और अभय चौटाला की ये सीट मजबूत सीट थी, उनको जीतना था, लेकिन इसमें कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है कि कांग्रेस जो किसानों के आंदोलन को लेकर इतना उनका समर्थन कर रही है और उनके राष्ट्रीय नेता भी बराबर इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर तीसरे नंबर पर कांग्रेस जाती है हरियाणा में तो चिंता का विषय है। हालांकि कांग्रेस हरियाणा में कांग्रेस कई गुटों में बटी है, लेकिन अगर चुनाव में इस तरीके के परिणाम आते हैं तो कांग्रेस आला कमान के लिए चिंता का विषय है। उनको सोचना हो, क्योंकि हरियाणा में बहुत कुछ उम्मीदें कांग्रेस ने लगाई हुई है। जी ठीक है, अरविंद जी आपके पास आएंगे। ओवरऑल आप देखिए तो नुकसान बीजेपी का है। टीएमसी की एक लहर है, जितने मेहनत बीजेपी ने की थी पश्चिम बंगाल में, आप देखिए डे बाय डे विधायक और सांसद बीजेपी को छोड़कर जा रहे हैं। चारों सीटों पर कब्जा है, 1 लाख की मार्जिन से कब्जा है। तो क्या आप मानते हैं कि इस वक्त जो महंगाई का इशू है, पेट्रोल डीजल का इशू है, ये काम कर रहा है बीजेपी के खिलाफ? निश्चित रूप से और करना चाहिए, कोई ऐसा नहीं है महंगाई झूठा मामला है। हर चीज की महंगाई अगर है, और मुख्य जिम्मेवारी सरकार की है। और अभी खास तौर से पेट्रोलियम के मामले में तो मसला ये है कि टैक्सेस का कलेक्शन ज्यादा हुआ है, क्योंकि 125-30 डॉलर जब बैरल था मनमोहन सिंह के राज में, तब तेल की कीमत क्या थी, और अभी तो 80-75 के बीच तेल चल रहा है। तो काफी कुछ इसका हिस्सा तो टैक्सेस से है। अब ये जरूर है कि इस बीच सरकार के खर्चे भी बढ़े हैं, सरकार ने वेलफेयर का काम भी काफी कुछ किया। वक्त की थोड़ी कमी है। अरविंद जी और मंडोला जी दोनों हमसे जुड़े, आप दोनों का विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आज अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को भेज दिया। जी हाँ, पंजाब लोक कांग्रेस मेरी नई पार्टी का नाम होगा, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोला है। और बोलते के साथ उन्होंने बता दिया कि मेरा वहां पर अपमान किया गया, और अपमान करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू थे,
नवजोत सिंह सिद्धू ने मेरा अपमान किया और उन्हीं सिद्धू के साथ राहुल और प्रियंका गांधी खड़े हुए। किस्सा कुर्सी का में आज के लिए इतना ही। आज हमने आपको बताया कि उपचुनाव का मतलब क्या था, जी हां, बाय इलेक्शंस का मैसेज क्या आने वाले चुनाव में जाएगा, बीजेपी क्यों चुनाव हारी, विश्लेषण भी आपको बताया। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।